नमस्कार। मैं आज पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में आपके सामने एम्प्लॉइज़ इंश्योरेंस एक्ट 1948 के इम्पोर्टेंट प्रोविजंस को बतलाने जा रहा हूँ। इस अधिनियम के आने के पहले मुख्य पृष्ठभूमि या भूमिका यह थी कि कर्मचारियों को उनके द्वारा कोई इंश्योरेंस आदि नहीं लिया जाता था। इस कारण सरकार को ऐसा लगा कि कर्मचारी जो वीकर सेक्शन है, सोशली वीक हैं, इनके लिए कोई ऐसी स्कीम लाई जाए जिसमें उनको मैटरनिटी बेनिफिट, सिक बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट, फ्यूनरल बेनिफिट आदि की सुविधा मामूली से कंट्रीब्यूशन पे करने पर मिले। वर्तमान में 0.75% कर्मचारी का तथा 3.25% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का काटे जाने पर उसे ईएसआई कॉरपोरेशन द्वारा ईएसआई की सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। इसी संबंध और उद्देश्य को लेकर इस अधिनियम की संरचना सरकार द्वारा की गई। मैं सबसे पहले आपको ये बतलाऊंगा कि ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अधीन ईएसआई की डिस्पेंसरियाँ ईएसआई कॉरपोरेशन के द्वारा चलाई जाती हैं, जिसमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी जिस फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में कार्यरत हैं उन पर यह लागू होती है। इस अधिनियम में मात्र 100 सेक्शन हैं। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। यह संपूर्ण भारत पर तथा जम्मू कश्मीर राज्य पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। इसमें सिविल कोर्ट को कोई एक्शन लेने का अधिकार नहीं रहता है। ईएसआई कोर्ट अलग से बनाई गई हैं, जिसमें किसी भी मामले के जो ईएसआई से संबंधित मामले हैं उन मामलों को कर्मचारी द्वारा या एम्प्लॉयर द्वारा लगाया जाता है। ईएसआई अधिनियम एम्प्लॉयज़ के लिए एक सोशल इंश्योरेंस की स्कीम है। इस स्कीम में गवर्नमेंट के नियमानुसार प्रीमियम मामूली सा 0.75% कर्मचारी का तथा 3.25 एम्प्लॉयर का फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जिस दिन से वह एम्प्लॉयमेंट में आता है उस दिन से काटा जाता है। इसमें ड्यूल बेनिफिट अर्थात जितने दिन वह सिक पीरियड में बीमारी पर रहा है उस पीरियड का फ्री इलाज तथा वेजेस ईएसआई कॉरपोरेशन द्वारा उसे दिया जाता है। फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए इस अधिनियम में विशेष प्रावधान रखे गए हैं। अब मैं आपको यह बतलाऊंगा कि यह एक्ट सीजनल एम्प्लॉयमेंट पर लागू नहीं होता है, ऑल फैक्ट्रीज पर लागू है, जिसमें माइंस तथा रेलवे रनिंग शेड इंक्लूड नहीं है। जो सीजनल फैक्ट्री है उसका अर्थ यह होता है कि 12 महीने में मात्र 7 महीने तक वह फैक्ट्री कार्य करती है, ऐसा सरकार मानती है। इस सीजनल फैक्ट्री के अंतर्गत आने वाले एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत कुछ उद्योग को डिफाइन किया गया है, जिनमें खास तौर पर कुछ उद्योगों को रखा गया है, जैसे कॉटन, कॉफ़ी, इंडिगो, शुगर, ग्राउंडनट, टी, रबर, जूट, गुड़ और लाख आदि उद्योग हैं, जिसमें सरकार ये मानती है कि 7 माह तक 1 वर्ष में ये उद्योग चलते हैं। इस कारण इसे सीजनल एम्प्लॉयमेंट माना गया है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट के मामलों में इस एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह वे ऑफ नोटिफिकेशन व 1 महीने के नोटिफिकेशन द्वारा किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में, एग्रीकल्चर में अथवा कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को भी इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के संबंध में लागू कर सकते हैं 1 मंथ नोटिस देकर। ईएसआई अधिनियम जहाँ लगता है वहाँ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के प्रोविजन तथा एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1948 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। और सीजनल फैक्ट्री
जो 12 महीने से कम चलती है वहाँ भी इसके प्रावधान लागू नहीं होते। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात ये बतलाने जा रहा हूँ कि इस अधिनियम के तहत सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट और एम्प्लॉयमेंट इंजरी के अंतर्गत मिलने वाली बेटर फैसिलिटीज़ तथा एम्प्लॉयमेंट में यदि कोई इंजरी आ गई है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसका लाभ भी कर्मचारी को ईएसआई से मिलता है। इसमें मिलने वाले लाभ, टाइप ऑफ बेनिफिट निम्नानुसार हैं। सबसे पहले उसे इंश्योर्ड पर्सन तथा उसके परिवार को सिकनेस बेनिफिट मिलता है, दूसरा मैटरनिटी बेनिफिट, तीसरा डिसेबलमेंट बेनिफिट तथा डिपेंडेंट्स बेनिफिट, उसके बाद मेडिकल बेनिफिट तथा फ्यूनरल बेनिफिट इसमें दिए जाते हैं। फ्यूनरल बेनिफिट में यदि कर्मचारी की मृत्यु कार्य के दौरान तथा परिणामस्वरूप घटित दुर्घटना में होती है तो उसे एट ए टाइम 10,000 रुपये उसके आश्रितों को फ्यूनरल के लिए दिया जाता है। अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट, अर्थात ये एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, इसमें इन्होंने ये कहा है कि ऑल फैक्ट्रीज में ये एक्ट एप्लीकेबल है। सरकार चाहे तो उसे अच्छी सुविधाएं प्राप्त होने पर उस फैक्ट्री को एक्सक्लूड भी कर सकती है। इसका एक ताज़ा उदाहरण यह है कि टिस्को कंपनी में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ होने के कारण उसको सरकार द्वारा ईएसआई एक्ट के प्रावधानों से एग्जम्प्ट किया गया है। एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रिसिंक्ट्स जहाँ 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, इसमें जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में 10 और 20 विद और विदाउट पावर के एम्प्लॉयज़ का प्रोविज़न था, अमेंडमेंट करके 10 या उससे अधिक श्रमिकों को रखा गया है तथा महाराष्ट्र और चंडीगढ़ राज्य के अंदर 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉइयों को ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत कवर्ड माना गया है। इसमें सीजनल एम्प्लॉय कार्य को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। अब एम्प्लॉयमेंट इंजरी क्या है? ऐसी इंजरी जिसमें एक्सीडेंट या ऑक्यूपेशनल डिजीज के कारण कर्मचारी के कार्य की क्षमता में कमी आती है और उस एम्प्लॉयमेंट में वह पहले जैसी स्थिति में नहीं रह जाता है, उसे एम्प्लॉयमेंट इंजरी माना जाता है। इसका एक उदाहरण मैं मोटा यह देता हूँ कि यदि संडे के दिन कोई कर्मचारी अपने परिवार को लेकर किसी जंगल में पिकनिक मनाने जाता है और वहाँ किसी प्रकार की उसको एम्प्लॉयमेंट के बाहर होने के कारण इंजरी हो जाती है, तो उसका लाभ ईएसआई अधिनियम में नहीं मिलेगा। दूसरा उदाहरण यह है कि यदि कोई भी कर्मचारी कॉन्ट्रैक्टर का एम्प्लॉय है तो भी उसे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जैसा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के अधीन कर्मचारी कार्य करते हैं उसी प्रकार का लाभ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय को भी मिलेगा और जो भी पैसा उसमें खर्च होता है वह कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय उसे पेमेंट करेगा तथा प्रिंसिपल एम्प्लॉय उसे पेमेंट करने के बाद उससे कॉन्ट्रैक्टर से रिकूप कर सकता है। अब एम्प्लॉयमेंट इंजरी के बाद हु इज़ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कौन है ये जानना भी आवश्यक है। इसमें ओनर ऑफ द फैक्ट्री है, एचओडी इन केस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तथा सुपरविजन और कंट्रोल अगर स्टेट एस्टेब्लिशमेंट है। इसके अलावा फैक्ट्री में मैनेजर, ऑक्यूपायर उनको भी माना जा सकता है। कॉन्ट्रैक्टर के केस में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयर के रूप में माना जाता है। इसी प्रकार एम्प्लॉय के अंतर्गत जो वेजेस के लिए फैक्ट्री में या अन्य किसी एस्टेब्लिशमेंट में कार्य करता है उसको सम्मिलित किया गया है। अप्रेंटिस अंडर एसएसओ ट्रीटेड अंडर एम्प्लॉय, इस प्रकार इसका एक्सेप्शन ये रखा गया है कि आर्म फोर्सेस को एम्प्लॉय नहीं माना गया है। इस प्रकार कुछ लिस्ट और सरकार की तरफ से जारी की गई है, जैसे शॉप्स हैं, होटल है, रेस्टोरेंट हैं, सिनेमा हॉल है, न्यूज़पेपर्स हैं, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्वीट शॉप्स, कैंटीन वर्कर्स, शोरूम वर्कर्स, सेल्समैन, बैंक वर्कर, कैजुअल वर्कर, इन सबको भी ईएसआई के अंतर्गत कवर्ड माना गया है। और चंडीगढ़ तथा महाराष्ट्र में 10 और मोर के अलावा 20 या उससे अधिक एम्प्लॉय होने पर इस कानून के प्रावधान लागू होते हैं। इसमें एक अन्य इम्पोर्टेंट बात मैं ये बतलाने जा रहा हूँ कि एक बार जब ये कानून लागू हो जाता है, फिर चाहे वर्कर्स की संख्या कम हो जाए तो लेबर लॉ
के अंतर्गत ये प्रावधान है कि कानून हटता नहीं है, वो हमेशा के लिए बराबर लागू बना रहेगा। एक और अन्य महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ईएसआई कॉरपोरेशन अपना कार्य हमेशा करती रहती है। उसके अधीन रीजनल ऑफिसेज तथा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज रहते हैं और इनमें एक बोर्ड का गठन होता है जिसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन तथा इक्वल नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कर्मचारी तथा पर्सन्स मेडिकली जो प्रोफेशन से होता है उसको रखा जाता है और स्टैंडिंग कमेटी होती है जिनका अलग अलग कार्यकाल है। ये सब सुपरविजन आदि करती हैं जिससे कर्मचारियों को सही ढंग से उक्त सुविधाएं जो सोशल इंश्योरेंस के रूप में मिलती है। सिविल कोर्ट में इसको कोई जुरिस्डिक्शन नहीं दिया गया है, सेपरेट ईएसआई कोर्ट बनाई गई है। ईएसआई कोर्ट के अगर किसी ऑर्डर या निर्णय से कोई क्षुब्ध है तो वह बाद में 60 दिवस के अंदर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले में जा सकता है। इस प्रकार कुल मिलाकर जिस्ट यह है कि ईएसआई का जो अधिनियम सरकार ने बनाया है ये सोशल इंटरेस्ट में तथा सोशल इंश्योरेंस के रूप में कर्मचारियों को दिया गया है, जिसमें नॉमिनल से प्रीमियम में उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएं सिक, मेडिकल तथा फ्यूनरल और अन्य डिसेबलमेंट आदि के बेनिफिट प्राप्त होते हैं। दूसरा ये है कि इसमें वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट के प्रोविजन का लाभ ड्यूअल बेनिफिट नहीं ले सकता है। अगर कर्मचारी ईएसआई में कवर्ड है तो उसे ईएसआई के बेनिफिट मिलेंगे और यदि डब्ल्यूसी के अंतर्गत वो लाभ लेता है तो एक ही लाभ इन दोनों में से प्राप्त होगा। कुल मिलाकर इस सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन का उद्देश्य यह है कि गरीब नियमित कर्मचारी या किसी भी तरह के कैजुअल नेचर के कर्मचारी सीजनल को छोड़कर उन सभी को ईएसआई का बेनिफिट प्राप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।